हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया जायसवाल। वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम देखेंगे इसमें चैप्टर 9 जो हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले के चैप्टर्स जो थे उसको हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर सारी जो एनसीईआरटी की वीडियोस हैं आप वहाँ पर देख पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़े हो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये चैप्टर फिर आसानी से समझ में आएगा। आज हम देखेंगे इसमें चैप्टर 9 और इसमें आपका ये चैप्टर 8 बताया गया है, बट ये आपका क्या है, चैप्टर 9 है। ओके, तो ये क्या है आपका, बाजार में एक कमीज, अ शर्ट इन द मार्केट। ओके, तो इसको हम समझेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किन किन लोगों को लाभ होता है इसमें, और बाज़ार में कैसी व्यवस्था होती है, कम ज़्यादा लाभ या बिल्कुल नहीं होता है, या फिर इसमें उत्पादक से बड़े व्यापारी तक जो कपड़े हैं, कमीज़ है, कैसे पहुंचती हैं, कपड़े का उत्पादन कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान के बारे में। उनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या कैसी चीज़ें रही हैं। ओके, तो इसमें बताया गया है आपका कि एक स्वप्ना है। स्वप्ना कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है। ओके, क्या है, एक स्वप्ना है जो कुरनूल यानी आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है। अपने छोटे से खेत में कपास उगाती हैं। फसल बोने से पहले स्वप्ना ने एक स्थानीय व्यापारी से खेती के लिए ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कर्ज लिया था। और उस समय स्थानीय व्यापारी ने शर्त रखी थी कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेंगे। लेकिन पैदावार हो जाने पर क्या हुआ, स्वप्ना ने व्यापारी से रुई बेच दी। उसने प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर बेचा, यानी जितना रेट मार्केट में चल रहा है उससे कम मूल्य पर, यानी जैसे 50 चल रहा है तो इसने क्या किया, 20 में बेच दिया। लेकिन फिर भी वो क्या की, विरोध नहीं की। ठीक है, यानी ये जिनको बेचना था पहले से ही तय हो गया था। उसके बाद उन्होंने, मार्केट में 50 चल रहा है लेकिन उनको कितना दिया है, स्वप्ना को 20 रुपये। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, विरोध नहीं किया। अब विरोध ना करने का भी कारण है, क्योंकि वह व्यापारी उसके गाँव का है ना, उसके गांव का है, और कभी मुसीबत में मदद करेगा। सिक्योरिटी के लिए छोटे छोटे लाभ को छोड़ देते हैं। अब क्या करें, उनके पास भी ऑप्शन नहीं होता। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में किसान या गरीब अनेक तरह के काम के लिए स्थानीय व्यापारी पर निर्भर रहते हैं। अगर उनको काम पड़ गया, तकलीफ है या पैसा चाहिए, कुछ भी है, तो वही काम आएंगे। तो इसलिए क्या है, वहाँ पर बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए आगे बताया गया है कि यहाँ कुरनूल में जो कपास मंडी है वहाँ पर कैसे प्रोसेस के साथ चीज़ें पहुँचती हैं, इसको हम समझते हैं। इसमें बताया गया है कि कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है पहले। उसके बाद जिनिंग जो मिल है कपास खरीद लेती है और कपास के बीज को हटाकर उसे दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। ओके, यानी कैसे करते हैं, देखो, किसान ने क्या किया, कपास उगाया सबसे पहले। ओके, और उसके बाद क्या किया, व्यापारी को बेचा। व्यापारी को बेचा तो जिनिंग मिल में लाकर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। उसके बाद यहाँ पर जिनिंग मिल में कपास के जो बीज को हटाकर यहाँ पर उसको क्या करते हैं, गट्ठर बनाते हैं ऐसे। ठीक है, क्या करते हैं, उसको गट्ठर बनाते हैं, यानी सबको जोड़ देते हैं। और फिर उसको सूत काटने की जो मिल होती है, कपास के गट्ठर को खरीद लेती है। जो सूत काटने वाली जो मिल होती है उसको क्या करती है, कपास के गट्ठर को खरीदती है। उसके बाद कपास से धागा बनाती है, फिर व्यापारी को धागा बेच देती है। ठीक है, यानी ये प्रोसेस ऐसे चलता है। यानी धागा जो बनाया जाता है, इस तरीके से धागा तैयार किया जाता है। कैसे, सूत जो काटने की मिल है कपास के गट्ठर को खरीदती है, उसके बाद कपास से धागा बनाती है, फिर व्यापारियों को धागा क्या करती है, बेच देती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ओके, आगे हम देखते हैं इसमें इरोड़ का कपड़ा बाज़ार, उसके बारे में हम समझते हैं। इसमें इरोड़ का कपड़ा बाज़ार क्या है, जैसे तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाली इरोड़ा का कपड़ा बाज़ार है, यानी दुनिया का विशाल बाज़ारों में से क्या है, एक है ये। बाज़ार में अनेक बुनकरों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा बिकने के लिए यहाँ पर आता है, और बहुत सारे बुनकर ऐसे होते हैं जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार यहाँ पर कपड़ा बनाते हैं। इस तरीके से यहाँ काम होता है। अब व्यापारी यहाँ पर सूत खरीदकर बुनकरों को देते हैं और कपड़ा तैयार करने का यहाँ पर निर्देश दिया जाता है। और फिर यह व्यापारी क्या करते हैं, देश व विदेश के जो वस्त्र निर्माताएं हैं और यहाँ पर जो निर्यात हैं, जहाँ पर निर्यात किया जाता है, उनको अपने ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराया जाता है। ओके, ये है आपका इरोड़ का कपड़ा बाज़ार। आगे देखते हैं इसमें हम दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था कैसी, इसको हम समझते हैं। इसमें बताया गया आपका, जैसे व्यापारी हैं और जो बुनकर के बीच की
ऐसी व्यवस्था जहाँ पर व्यापारी का कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में आप देखोगे तो कपड़ा बुनाई के जो उपयोग है यहाँ पर यह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। ओके, और यहाँ पर इस व्यवस्था से बुनकरों को लाभ हानि भी होता है। जैसे लाभ को अगर देखा जाए तो लाभ क्या है, तो लाभ इसमें सूत खरीदने में पैसा नहीं लगता है, नहीं लगाना पड़ता, और धागा भी नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि व्यापारी खुद धागा और कपड़ा क्या करता है साथ में अपने सामान को लाता है, चाहे धागा हो चाहे कपड़ा जो भी हो, तो टेंशन नहीं है। लेकिन उनको क्या होता है, हानि भी होता है। क्यों? क्योंकि कम मूल्य उनको मिलता है। अब जाहिर सी बात है अपना सामान लेकर आएंगे, सारी चीज़ें आपको देते हैं, लेकिन आपको बनानी है तो क्या करते हैं, आपको कम मूल्य में आपको उसको पे करते हैं आपको, तो आपको इसमें क्या होता है, घाटा होता है। अब व्यापारियों को ज़्यादा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि वह कपड़े को क्या करते हैं, शहर में जो वस्त्र बनाने वाले हैं वहाँ पर जाकर कारखाने में बेच देते हैं। और जाहिर सी बात है, अब जैसे आपका गांव है, गांव में आए, वहाँ पर कारखाना है, वहाँ पर मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, उनको दे दिए ला के भाई इतने सारे आपको बनाने हैं, ठीक है, सामान धागा सुई जो भी है सब ला के दे दिए। आप बनाकर सबको तैयार किए और वे आकर क्या करते हैं, सब कपड़े को ले जाकर जो बड़ी सी मार्केट है वहाँ पर बेच देते हैं। तब जाहिर सी बात है वहाँ पर बेचेंगे तो अच्छे खासे रेट में बेचेंगे, है ना। तो इसमें जो घाटा किसको हुआ, तो वहाँ के जो कारखाना में जो मजदूर हैं, जो व्यापारी हैं, उनको वहाँ पर घाटा होता है। यानी अगर टोटल देखा जाए तो इसमें व्यापारियों को लाभ होता है। आगे हम इसमें देखते हैं बुनकर सहकारी जो संस्थाएं हैं, कैसे जो सहकारी संस्थाएं हैं कैसे हमारी जो बुनकर हैं उनको लाभ देती हैं, यानी उनकी मदद करती हैं। तो व्यापारी के ऊपर निर्भरता को कम करने तथा बुनकरों की जो आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था की मतलब एक साधन है। जैसे कुछ बुनकर मिलकर क्या करते हैं, संस्था का निर्माण करते हैं। जैसे 20-30 लोग हैं, इकट्ठा हो गए और उसके बाद क्या करते हैं, मिलकर एक संस्था का निर्माण करते हैं और अपने क्षेत्र में दूसरे व्यापारी को आने नहीं देते हैं, ठीक है। जो बाहरी व्यापारी है उनको नहीं आने देते। यानी व्यापारी क्या है, बिचौली का काम करते हैं। जैसे बुनकर कपड़ा बनाता है तो व्यापारी उस कारखाने को बेचता है, तो बीच वाले भाग जो व्यापारी हैं उनको क्या करते हैं, खत्म करने के लिए बुनकर सहकारी संस्थाओं की शुरुआत की गई है। ओके, सहकारी संस्था से समान हित वाले लोग जो इकट्ठा होकर परस्पर भाग लाभ के लिए काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। और सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट भी यानी सरकार भी उचित मूल्य पर वस्तु खरीद लेती है। जैसे उसे ऑर्डर देती है, जैसे कोई स्कूल है वहाँ पर ड्रेसेस बनाने हैं तो एक ऑर्डर दे देती है कि भाई हाँ वहाँ पर कपड़े तैयार करने हैं तो आप इसको कपड़े तैयार करिए। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, सरकार भी आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है। ये क्या है, आपका सहकारी संस्थाएं हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें दिल्ली के निकट जो वस्त्र निर्यात करने का कारखाना है उसको हम समझते हैं। इसमें बताया गया आपका कि ये चैप्टर है आपका, अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम शर्ट की बात कर रहे हैं या कमीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम इसी से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे इसमें, ठीक है। तो जो आपका दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात का कारखाना है इसमें वही सब सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका बताया गया है कि व्यापारी गांव से कपड़ा खरीद कर लाता है और दिल्ली या किसी शहर में जाकर बेचता है, ठीक है। व्यापारी क्या करता है, किसी गांव से या कारखाने से कपड़ा लाता है, उसके बाद क्या करता है, शहर में जाकर उसको बेचता है और फिर जहाँ कारखाना है वहाँ पर बेचेगा। और कारखाना सारे कपड़ों को विदेशी कंपनी में निर्यात करती है, ठीक। यहाँ पर करेगा, बेचेगा, फिर वो क्या करती है, विदेशी कंपनी में निर्यात करती है। यानी व्यापारी गांव से लेगा, कारखाने में बेचेगा, फिर कंपनी में बेचना, फिर कपड़ा बनाया जाएगा, फिर उसके बाद विदेश में उसको बेचा जाएगा, ठीक है। विदेश में बेचने के बाद वो क्या करेगा, अपने एरिया में बेचेगा। यानी इसमें सभी को थोड़ा थोड़ा लाभ होता ही है। अगर हानि बोला जाए, हानि किसको है, तो इसमें जो बुनकर हैं, जो किसान हैं, जो कारखाने में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको क्या होता है, हानि होती है, उनको बिल्कुल भी लाभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम रेट में मतलब जो कपड़ा है, धागा है, सब चीज़ को ला कर के यहाँ पर दे दिया जाता है कारखाने में। और उसमें क्या मतलब गांव में उसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ बनाते हैं, वो बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो व्यापारी आकर क्या करता है, कारखाने में ले जाता है। कारखाने में क्या करते हैं, फिर वो विदेशी कंपनियों में बेचते हैं। मतलब सारे इसमें कमा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको बिल्कुल भी इसमें लाभ नहीं होता है। ओके, जो विदेशी व्यापारी हैं इसमें शर्त के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, बिना शर्त के वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो विदेशी व्यापारी की अगर शर्त की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि कोई भी कपड़ा न्यूनतम मूल्य में मिले और उच्चतम स्तर की जो गुणवत्ता होती है उसके साथ वो क्या हो, उसमें थोड़ा सा भी दोषयुक्त ना हो, अच्छी खासी उसमें चीज़ें हों, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। और जो भी अगर उसमें थोड़ा सा भी दोषयुक्त हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट मना कर देते हैं। तो ये
क्या बोलते हैं, मैं नहीं लूँगा बोल के, ठीक है। तो यानी एक डर भी बना रहता है कि भाई वो क्या करेगा, सामने वाला मना कर देगा। इस तरीके से क्या करते हैं, अपना दबदबा बना कर रखते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि वस्त्र निर्यात कारखाना जहाँ तक संभव हो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम लाभ कमाते हैं, और इस तरह से विदेशी व्यवसाय को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। जाहिर सी बात है, आप इतने उसमें वही कपड़े से आप बाहर में 1200, 1800, 2000 में आप कपड़े को सेल कर रहे हो, बट वही कपड़ा अगर आपको गांव में आप क्या कर रहे हो, उसको 200 में, 300 में इस तरीके से ले जा रहे हो, और उसको आप कुछ खर्च करके उसमें आप 2-2 हज़ार में उसको बेच रहे हो, तो आप अच्छा खासा कमा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो गांव के मज़दूर हैं, जो मज़दूरी करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मज़दूरी कम मिलती है, और जो विदेशी व्यवसाय को काफ़ी ज़्यादा इसमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। हम इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर आगे देखते हैं। इसमें यूएसए की बात की गई है, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कमीज़ है जो बनाई जाती है गांव में या जो कारखानों में तैयार की जाती है, उसको कैसे वहाँ पर उसको सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज़, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वही कमीज जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1200 में बिकता है, यानी क्या है आपका, देख सकते हो, जो 1200 में बिकता है। अब मैं अपने एग्जांपल के अनुसार आपको समझाती हूँ इसमें, ठीक है। देखो, जैसे कोई कमीज़ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हो रहा है, 1200 में बिक रहे हैं, ठीक है, और यानी 26 US डॉलर में, ठीक है। बताया गया है कि 200 में कमीज़, ये आपका क्या रेट है सेल करने का, ठीक। क्या कर रहे हो आप, इसको 200 में कमीज़ को खरीद के दिल्ली या वस्त्र निर्यात से आप लाए हो, फिर विज्ञापन उसमें ऐड कर दिए हो, प्लस उसमें आप स्टोर करते हो, फिर उसमें आपका कुछ खर्च कर देते हो, यानी टोटल मिला के आपका 600 इसमें लागत होता है, और फिर 1200 में आप इसको सेल कर देते हो, ठीक है। अब 1200 में सेल करें तो आपको इसमें लाभ कितना हुआ है, तो 600 का, यानी आप 200 में उसको लाए हो, प्लस आपको इसमें कुछ खर्चा कर दिए हो 400, उसके बाद टोटल मिलाकर आपका 600 हुआ, प्लस आपका इसमें 600 का इसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो जितना कमीज जिसमें वो इंसान बेचेगा उतना इसमें लाभ कमाएगा। तो दिल्ली के व्यापारी को इसमें अगर देखा जाए तो लाभ कितना हुआ, तो जो दिल्ली से आप अगर लाए हो, जो व्यापारी है वहाँ से आप खरीद कर लाए हो, तो वो उसमें वस्त्र निर्यातक का कुल खर्च कितना था, 100 रुपये था, जबकि वो क्या कितने में सेल किया, तो 200 में, यानी उसको सिर्फ 100 रुपये का लाभ हुआ, और ये सामने वाले को कितना हुआ, 600 का लाभ हुआ। आप देख रहे हो इसमें कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि बाजार में लाभ कमाने वाले कौन होते हैं, इसमें किन किन को लाभ मिलता है। तो इसमें बाजार के इस श्रृंखला में अगर देखा जाए, हर कड़ी पर खरीदना और बेचना शामिल है, और इस श्रृंखला में विदेशी जो व्यवसायी हैं, वस्त्र निर्यातक हैं, और जो व्यापारी हैं, और कुछ लोग जो कम मेहनत करके अधिक लाभ कमाते हैं, जैसे इसमें किसान हैं, बुनकर हैं, मजदूर हैं, ये सारे लोग इसमें क्या हैं, ऐड हैं, ओके। बाजार और समानता के आगे हम बात करते हैं, बाजार और समानता क्या है। तो सबसे मेन टॉपिक तो आपका यही था इसमें, बाजार और समानता। अगर पॉलिटी की बात की जाए तो बाजार में समानता की बात करें तो बिल्कुल भी इसमें इक्वालिटी नहीं है, बिल्कुल भी समानता नहीं है। कैसे करके हैं, देखते हैं इसमें। जैसे देखो, पहला अगर हम बात करें तो उचित मजदूरी नहीं मिलती है, जबकि उनको क्या मिलना चाहिए, उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, ओके, फर्स्ट। और सेकंड क्या है, बाजार में धनवान शक्तिशाली जो लोग होते हैं प्रायः ज़्यादा कमाते हैं, जबकि जो गरीब हैं छोटी छोटी चीज़ पर उनको क्या होना पड़ता है, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अगर व्यापारियों और मजदूरों की मतलब स्थिति की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें अंतर होता है, और इस निर्भरता के कारण बाजार में क्या होता है, गरीबों का शोषण होता है, जाहिर सी बात है ना। गरीबों का क्या होता है, इसमें शोषण होता है, और फिर इसमें इन समस्याओं के समाधान के लिए भी सहकारी संस्थाओं का भी विकल्प मौजूद है, यानी जो इसमें जो गरीब हैं, जो इसमें परेशान हो रहे हैं, इनके लिए भी क्या है, सरकारी संस्थाओं का जो विकल्प है मौजूद है। अगर कोई बुनकर लाभ नहीं कमा पाते हैं तो व्यापारी बीच में आते हैं, तो एक संस्था है इस जिसको सहकारी संस्था कहते हैं। तो ये सहकारी संस्था क्या करती है, ये जो बुनकर हैं जो लाभ नहीं कमा पा रहे हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, उनको मदद करेगी। क्या ये आपका सहकारी संस्था, ओके। तो ये सहकारी संस्था के बारे में बताया गया है, जो मज़दूर हैं, जो बुनकर हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है, ओके। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका ये वो लास्ट चैप्टर रहेगा आपका क्लास 7 की जो एनसीईआरटी चल रही है, इसमें जो सीरीज़ चल रही है, ओके। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, चैप्टर 10, ओके। थैंक यू।